हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का अगला चैप्टर, जिसका टाइटल है एंजल क्या कभी मेरी चिड़िया बड़ी होगी। और जान, मैं तुम्हारे लिए भूखा हूँ। जैसे कृष्ण अपने पिता की बात सुनी तो उसकी बोहें तन गई। जाहिर है अबीर की बातें उसके दिमाग पर ठहर गई और उसका चेहरा उदास हो गया। उसने रोनी सूरत बनाकर बानी की ओर देखा और फिर बोला, एंजल क्या सच में मैं फ्यूचर में अपनी 10 वाइफ्स नहीं ला पाऊंगा। वहीं अबीर की इसकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वहीं बानी तो अवाक होकर उस बाप बेटे को ही देखी जा रही थी। जब उसके कानों में क्रिस की आवाज़ पड़ती है तो वो इसमें क्रिस की कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसने अपने एक साथ से अपना सिर पकड़ लिया और उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। अगर वो हंसी तो क्रिस को और भी बुरा लग सकता और वो रोने लग जाएगा। इसलिए वो आगे बढ़कर अपने एक हाथ से उसके बाल सहला देती है और फिर अपने घुटनों के बल बैठकर बोलती है, बेबी आपके पापा खड़ूस हैं, आपके साथ मजाक कर रहे हैं। तुम तो मेरे सुंदर और क्यूट से हैंडसम बेबी हो, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्यूचर में तुम्हें तुम्हारी प्यारी पत्नी मिल जाएगी। अभी तो आप सिर्फ 4 साल के हो और अपनी फ्यूचर पत्नी के बारे में सोचना बहुत जल्दी है और अभी ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं है। अब जल्दी चलो, पहले अच्छे से नहा लो और फिर तैयार होकर नीचे चलेंगे। वहीं अबीर घूर कर दोनों माँ बेटे को देख रहा था और अपने प्यारे बेटे को हंस रहा था। हालांकि वो अपने बेटे को थोड़ा सा डरा रहा था और उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन वो उसे एक बात के लिए अच्छा सबक सिखाना चाहता था। उसने अपने मन में सोचा, ये मेरा बेटा पहले तो मुझे खुद को ज़्यादा हैंडसम कहने की हिम्मत करता है, इसके अलावा वो क्रेयन को भी जानता है क्योंकि एक कार्टून कुत्ता है। उसने अपनी माँ के फ़ोन में उसका नाम एक कार्टून कुत्ते के नाम से सेव किया। वही बानी नहीं जानती थी कि वह इस समय क्या सोच रहा है। वह इस समय क्या सोच रहा था। उसने क्रिस को बाथटब से निकालकर सोवर के नीचे खड़ा कर दिया और क्रिस के शरीर से झाग को सावधानी से हटाने के बाद उसे गर्म पानी से नहलाया। वहीं अबीर अपने दोनों हाथ बाथटब के किनारे रखकर अपनी आंखों के सामने का ये नज़ारा देख रहा था। उनको देखते हुए उसकी आंखें गहरी हो गई। काफ़ी समय तक वो दोनों को देखता रहता है कि तभी उसके कान में किसकी आवाज़ पड़ती है, जो बोल रहा था, एंजल क्या मेरी चिड़िया बड़ी होगी। क्या ये खलूच पापा की चिड़िया अच्छी भी बड़ी होगी, लेकिन ये बड़ी कब होगी। क्या अभी ये बड़ी नहीं हो पा रही है। और रही अबीर जब क्रिस की बात सुनता है तो उसकी हंसी निकल जाती है। वो मुस्कुराने लग जाता है। वो ये सोच कर हंसे जा रहा था, बानी जो हमेशा उससे दूर भागती रहती है। वो ये सोचने के लिए उत्सुक था कि अभी क्रिस की बात सुनकर उसके चेहरे के भाव कैसे होंगे। वहीं बानी जब क्रिस की बात सुनती है तो वो जल्दी से क्रिस को टॉवल से लिपटकर उसको पकड़े हुए बाथरूम से बाहर निकल जाती है और फिर रूम में जाकर उसके शरीर से पानी साफ करके उसके कपड़े पहना देती है। उसके बाद उसके बालों को टॉवल से सुखा देती है। जब अबीर वॉशरूम से बाहर आया तो उसका फ़ोन रिंग कर रहा था। वो जैसे ही अपना फ़ोन उठाकर देखता है तो वो कॉल पर बात करने लग जाता है। वहीं क्रिस ने एक बार अबीर को देखा और फिर बानी को देखकर अपने बेड की ओर इशारा किया और बोला, चलो आज हम बेड पर तीनों एक साथ सोते हैं। वहीं क्रिस की बात सुनकर अबीर का ध्यान भी बेड की तरफ चला जाता है। वो अपनी कॉल कट कर उन दोनों के पास आता है और फिर पीछे से बानी के कान में बोलता है, जान मैं सच में अभी तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अभी तुम तैयार नहीं हो। इसलिए आज रात के लिए तैयार रहना और खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना कि मैं तुम्हारे साथ आज रात हमारी हर हद पार करना चाहता हूँ। अब जितना तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगे, मेरी भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी। वहीं उसकी बात सुनकर मानी की दिल की धड़कनें तेज चलने लगती है, यहाँ तक कि उसकी तेज चल रही सांसें की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। पानी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वहीं जब क्रिस का ध्यान पानी के चेहरे पर पड़ता है तो वो अपने बच्चों वाली आवाज़ में पानी से परेशान होते हुए पूछता है, एंजल तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा
इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें बुखार हो गया है? क्या हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? वही पानी तो अपने बेटे की बात सुनकर शौक हो जाती है। उसके बाद वह पीछे से अपनी कोहनी अबीर के पीठ में मारती है, जिसके कारण अबीर की आह निकल जाती है और उसके एक हाथ अपने पेट पर चला जाता है। वो घूर कर बानी को देखता है, क्योंकि अबीर के पेट में दर्द होने लग गया था, क्योंकि बानी ने उसके पेट में अपनी कोहनी बहुत ज़ोर से मारी थी, क्योंकि बानी कब से अबीर की बेशरम वाली बातों को टॉलरेट कर रही थी। लेकिन अभी था कि उसकी बेशर्मी वाली बातें। तभी वानी अबीर से बचने के लिए क्रिस को रूम से बाहर ले जाते हुए बोलती है, नहीं बेबी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अभी चलो हम नीचे नानी माँ के पास चलते हैं और फिर कुछ टाइम में हम डिनर करेंगे। अबीर उन दोनों को देखकर अपना सिर ना में हिला देता है, जिसे बोल रहा हो कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वह भी अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकल जाता है। अबीर खुद के चेहरे पर मास्क लगाकर ही रखता था, लेकिन अभी वह घर पर था, इसलिए उसने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था। वहीं बानी भी क्रिस को लेकर नीचे निमृत जी के पास पहुंच चुकी थी, तो निमृत जी के साथ डिनर तैयार करने लग जाती है। तो निमृत जी के साथ डिनर तैयार करने लग जाती है और क्रिस को सोफे पर बिठा देती है, जो इस समय अपने खिलौने से खेलने लग जाता है। दूसरी तरफ मुंबई के पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। मीडिया वाले आए हुए थे और साथ ही समर और वीर रंधावा की गर्लफ्रेंड भी थी, जो इस समय अपनी कार में थी। और दूसरी तरफ राजपूत फैमिली से रिधिमा और उसकी माँ आई थी। तभी पुलिस स्टेशन के अंदर से पहले वीर रंधावा बाहर आते हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और वो मीडिया वालों के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर सबके सामने अपना सिर झुका देता है। और फिर उसके बाद उसका ध्यान अपने भाई की तरफ जाता है। जैसे ही समर वीर को देखता है तो भागकर समर के गले लग जाता है और बोलता है कि वीर समर को छोड़कर भागकर अविका वीर की गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम इतनी ठंड में गाड़ी से बाहर क्या कर रही हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। इसलिए वह जल्दी से नीचे झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। और तभी एक आदमी जल्दी से कार का डोर ओपन करता है, तो वीर अविका को अपनी बाहों में लेकर ही कार की बैक सीट पर बैठ जाता है। वीर उसे ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा था जैसे कि वह कोई कांच की गुड़िया हो। अगर उसे जरा भी ठंड लग गई तो वह बीमार हो जाएगी। वही समर तो मुंह फाड़े बस अपने भाई और अपनी भाभी को देखे जा रहा था। वह अपने मन में बोलता है कि सच में मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा मतलबी है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मिस्टर अनिल राजपूत पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उनके भाव गुस्से वाले थे। वह अपने मन में ही सोचे जा रहे थे कि अब आगे अबीर के साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे आने वाले समय में उनके पास कुछ भी नहीं रहने वाला था। ना तो वह राजनीति में कभी अपने कदम जमा पाएंगे और ना ही अब वो कभी अबीर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में अबीर उन्हें पूरी तरह से कुचलने वाला था। वही रिधिमा जब अपने पिता को देखती है तो वो भागकर अनिल राजपूत के पास जाती है और उनके गले लगकर रोने लग जाती है। एक तो रिधिमा आज पहले से ही अपसेट थी राहुल के कारण, क्योंकि राहुल उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। ऊपर से अब अपने पिता की हालत देखकर उसे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था। कहाँ वह हमेशा घमंड के साथ घूमती रहती थी, लेकिन आज उसका पूरा का पूरा परिवार और घमंड चकनाचूर हो गया था। कहाँ वह सिर उठाकर हर तरफ जाती थी, आज उसका सिर झुका हुआ था। वहीं उसकी माँ तो बाप बेटी की जोड़ी को ही देखे जा रही है। वह भी आगे बढ़कर अनिल के पास जाती है और अनिल से पूछती कि अनिल, क्या आप ठीक है? तो अनिल बोलता है कि मैं ठीक हूँ, चलो पहले घर चलते हैं और घर जाकर बात करते हैं। उसके बाद वह तीनों भी वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं ये बात आग की तरफ फैल गई थी कि मिस्टर अनिल राजपूत को उनकी पोजीशन से हटाया जाता है और उनको पार्टी में भी निकाला जाता है, क्योंकि अनिल राजपूत के खिलाफ उन्हें सबूत मिल गए थे। उसने ही अबीर को जान से मारने की कोशिश की थी। वही वीर रंधावा ने तो पहले से ही एक लड़के को इस काम में लगवा दिया था। अपने खिलाफ सारे सबूत मिटाकर उसने किसी ऐसे इंसान को मोहरा बनाया था जो कि उसकी जगह जेल जाने के लिए तैयार हो गया था और उसको इल्ज़ाम अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हो गया था। उस लड़के ने यह बात भी कबूल ली थी कि उसे मिस्टर अनिल राजपूत ने भेजा था अबीर को जान से मारने के लिए। वीर तो उस लड़के को
इस मामले में फंसाकर इस मामले से निकल गया था, लेकिन अली राजपूत के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो खुद को कैसे बचा पाए। आखिर क्या होने वाला है अब आगे? आखिर राहुल क्या करने वाला है रिद्धिमा के साथ में? क्या बानी को सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या आखिर निमृत उसकी माँ नहीं है? क्या कभी अबीर बानी की सच्चाई जान पाएगा? क्या अबीर और बानी की शादी हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी के आगे आने वाले एपिसोड्स। कहानी का चैप्टर है मैं मेरी एंजल को आपसे दूर ले जाऊंगा। शिमला में अबीर, बानी, क्रिस और निमृत जी की चारों डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना डिनर कर रहे होते हैं। वहीं क्रिस तो खुश होकर डिनर कर रहा था क्योंकि निमृत जी ने उनका मनपसंद खाना जो बनाया था, लेकिन वह खाने के साथ साथ अपने हाथ और मुंह पर खाना लगा रहा था, जिससे देखकर अबीर उसे घूर कर देखता है और उसे बोलता है कि सही से खाना खाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि डाइनिंग टेबल पर खाना कैसे खाते हैं? तो क्रिस भी अबीर को अपनी आंखें छोटी करके अबीर को घूरता है और बोलता है, पापा मैं अभी आपके घर पर नहीं हूँ, मैं अपनी प्यारी रानी के घर पर हूँ, तो मैं जैसा चाहूँ वैसा खा सकता हूँ। अगर आपने मुझे फिर से खाना खाने से टोका तो मैं आज रात को मॉम को आपके साथ नहीं सोने दूंगा। ये क्रिस की बात सुनकर बानी की हंसी निकल जाती है। वहीं अबीर क्रिस को घूर कर देखता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और अपना सिर नाम हिला देता है, जैसे बोल रहा हो कि उसका कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद वो एक बार फिर से क्रिस को देखता है, जो मछली को देखकर अपने होठों पर जीभ फेर रहा था। अबीर एक बार क्रिस को देखता है और फिर उस मछली के टुकड़े को। उसके बाद पता नहीं अबीर के दिमाग में क्या आता है कि वो क्रिस को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है। वहीं क्रिस अबीर के इस तरह से उठाने से डर जाता है और उसकी गोद में छटपटाने लग जाता है। वो नीचे उतरने की कोशिश करता है। वहीं अबीर जब क्रिस की हरकतें देखता है तो वो उसे घूर कर देखता है और बोलता है कि अगर तुमने हिलना डुलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें मछली नहीं दूंगा खाने के लिए। अबीर जब देखता है कि क्रिस अच्छे से उसकी गोद में बैठ गया है तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह जल्दी ही उस मुस्कुराहट को छुपा भी लेता है। और वहीं बानी और निमृत जी तो उन दोनों बाप बेटों को देखकर ही खुश हुए जा रही थी और उन दोनों बाप बेटों को देखकर मुस्कुरा देती है। वहीं बानी को अबीर का ये रूप देखकर अच्छा लग रहा था कि अबीर क्रिस के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है और साथ ही वह उसकी केयर भी कर रहा है, लेकिन वह कभी जताता नहीं है। वहीं क्रिस तो अपना मुंह फुलाते अबीर की गोद में बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि अबीर ने एक मछली का टुकड़ा उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया है और फिर उस मछली के टुकड़े को छोटे छोटे काटकर उसको खिलाने लगता है, तो उसका मुंह में पानी आ जाता है और वो खुश हो जाता है। वह एक बार अबीर के चेहरे को देखता है, उसके बाद उस मछली के टुकड़े कहीं अबीर उसके पास साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा। अबीर क्रिस को बोलता है कि अपना मुंह खोलो, तो क्रिस भी अपना मुंह खोल देता है और अबीर मछली के टुकड़े को उसके मुंह में डाल देता है। क्रिस भी अबीर के हाथ से खुशी खुशी उस मछली के टुकड़े को खा लेता है। जब चारों खाना खा रहे होते हैं तो क्रिस का ध्यान पूरा का पूरा अबीर के चेहरे पर होता है, जो अबीर से छुपा नहीं था। तभी उसके कानों में क्रिस की बच्चों वाली आवाज़ पड़ती है, जो उससे बोल रहा था कि खड़ूस पापा आप यहाँ पर क्यों आए हो? आपकी तो शादी हो गई है ना। अभी जैसे ही क्रिस की बात सुनता है तो उसके हाथ रुक जाते हैं, लेकिन फिर अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए क्रिस के चेहरे को गौर से देखता है। उसके बाद उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैंने शादी नहीं की है तो क्या तुम मान जाओगे? वहीं क्रिस जैसे ही अबीर की बात सुनता है तो अपने होठों को पाउट बनाते हुए बोलता है, क्या सच में आपने शादी नहीं की? तो अबीर उसकी पीठ को थपथपाते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है, जिसको देखकर क्रिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने हाथ से ताली बजाते हुए बोलता है, वाओ अब मुझे सौतेली माँ नहीं मिलेगी। वहीं बानी और निमृत जी को देखकर मुस्कुरा देती है। तभी वो फिर से बोलता है कि अगर आपने दोबारा से मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए एक सौतेली माँ लाने की कोशिश की तो आप याद रखना मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूँगा। आपको छोड़कर एंजल के साथ कहीं दूर चला जाऊँगा, फिर ना ही एंजल के आपके पास आने दूँगा। जैसे अबीर क्रिस की बात सुनता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बानी उससे दूर होगी, और जहाँ उसका ये शैतान बेटा उसके प्यार को उससे दूर करने पर तुला हुआ है। सभी अपना अपना खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। निमृत जी भी अपने कमरे में चली गई थी और वहीं अबीर क्रिस को लेकर अपने रूम में चला गया था। बानी भी बाकी का थोड़ा बचा हुआ
काम करके रूम में जाती है। जैसे ही अबीर बानी को देखता है तो उसे आंखों में कुछ इशारा करता है, जिसे देखकर बानी शर्मा जाती है। वहीं क्रिस जो फोन में कार्टून देख रहा था, जैसे वह अबीर को देखता है कि वह उसकी एंजल को कुछ इशारे कर रहा है, तो वह अपनी एक उंगली से अपने गाल पर टेप करते हुए बोलता है, आप एंजल से इशारों में क्या बात कर रहे हैं? तो अबीर उससे फोन छीन कर उसे ऑफ करके दूर रख देता है और क्रिस को वापस बेड पर लिटाकर उसकी आंखों पर अपना हाथ रखकर उसकी आंखें बंद करते हुए बोलता है कि अभी तुम्हारे सोने का टाइम है, इसलिए चुपचाप सो जाओ। अगर नहीं सोए तो मैं तुम्हें दूसरे रूम में भेज दूंगा, तुम अपनी एंजल के साथ नहीं सो पाओगे। वहीं जैसे ही क्रिस अबीर की बात सुनता है तो वह घबरा जाता है कि कहीं सच में अबीर उसे दूसरे रूम में ना भेज दे। लेकिन फिर वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है और कुछ ही पलों के बाद नींद के आगोश में चला जाता है, क्योंकि वैसे भी आज वह खेल कर बहुत ज़्यादा थक गया था। अबीर जैसे ही देखता है कि क्रिस सो गया है तो वह उसके माथे पर अपने होठ रखकर उसके माथे को चूम लेता है। उसके बाद उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वहीं 10 मिनट के बाद बानी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आती है तो कोई जल्दी से उसे अपनी कमर से पकड़कर दीवार से सटा देता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसके होठों को रूफली चूमने लग जाता है। बानी तो इस हरकत के कारण इतना डर जाती कि जैसे ही वो चीखने वाली होती कि तभी अबीर उसके होठों को अपने होठों में से ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण बानी की चीखें उसके मुंह में ही रह जाती है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी में अब आगे। अबीर अभी बानी को पैसे निकले किस कर ही रहा था कि तभी वह देखता है कि बानी का ध्यान कहीं और है, जिसको देखकर वह अपनी आंखें छोटी कर लेता है और फिर उसके ऊपर वाले होठ को जोर से काट लेता है, जिसके कारण बानी अपने होश में वापस आ जाती है और अपनी आंखें छोटी कर अबीर को घूर कर देखती है, जिसको देखकर अभी उसके होठों को छोड़ देता है और अपना एक हाथ बानी की गर्दन में डालकर उससे बोलता है कि क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तो बानी अबीर पर बिपरते हुए बोलती है कि आपने मेरे ऊपर वाली होठ को क्यों काटा? तो अबीर भी बानी की बात सुनकर मुस्कुरा देता और उसके बाद अपने हाथ से उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए काटा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जान मेरे होते हुए किसी और के बारे में सोचे। तब तो बिल्कुल भी नहीं, जब मैं उसके सामने हूँ और उसके इतना करीब हूँ। तब अगर तुम्हारा ध्यान किसी और पे गया तो मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और तुम्हें पनिशमेंट भी मैं बहुत बड़ी दूंगा। जैसे ही बानी अबीर के मुंह से पनिशमेंट के बारे में सुनती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। वह अब अबीर से बचना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अबीर कितना ज़्यादा जलकुकड़ा और गुस्से वाला इंसान है। वह जल्दी से अपनी दोनों बाहों को अबीर के गले में डाल देती है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लग जाती है। वही अबीर बानी की पहल देखकर पहले तो शौक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वह गुस्सा हो जाता है। वह भी अपना एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे ले जाकर उसके चेहरे को अपने चेहरे की तरफ पुश करने लग जाता है और अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसकी कमर को सहलाने लग जाता है, जिसके कारण बानी की बॉडी में करंट से उड़ता है। लेकिन फिर भी वो अबीर के होठों को नहीं छोड़ती है। वहीं अब अबीर भी पानी को फैसिनेटली चूम रहा था। दोनों एक दूसरे के मुंह में अपनी जीभ डालकर एक दूसरे के मुंह के हर कोने का स्वाद चखने लग जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी किस और भी पैसिनेट होती जा रही थी और उनकी बॉडी की गर्मी जो थी वह बढ़ती ही जा रही थी और दोनों अब इससे भी ज़्यादा चाहते थे। अबीर बानी को लिफ्ट कर लेता है। वही बानी अपनी दोनों टांगों को अभी भी कमर पर लपेट लेती है। अबीर वैसे ही उसे चूमते हुए धीरे से दूसरे रूम में ले जाता है, लेकिन वह उसे किस करना नहीं छोड़ता। साथ ही वह उसके होठों को जोर से काट भी लेता है, जिसके कारण बानी को गुस्सा आता है। वह भी अबीर के होठों को काट लेती है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ते। 15 मिनट के किस के बाद जैसे ही दोनों की सांस लेने में दिक्कत आने लगती है तो वो एक दोनों दूसरे को छोड़ देते हैं। उसके बाद अबीर बानी के माथे से अपना माथा जोड़कर गहरी गहरी सांस लेने लगता है। तभी उसका ध्यान बानी के चेहरे पर जाता है, जिसका चेहरा लाल पड़ गया था। बानी इसमें बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। अबीर से जब कंट्रोल नहीं होता है तो वह एक बार फिर से बानी के लाल होठों पर अपनी होठ रख देता है और उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। वही बानी पहले तो उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे अबीर के हाथ उसकी बॉडी पर घूम रहे थे वैसे वैसे बानी भी उसका पूरा साथ देने लग जाती है। अबीर बानी को ले जाकर एक बेड पर लेटा रहता है। उसके बाद
वह खुद भी उसके ऊपर आकर लेट जाता है, लेकिन उसने अपना पूरा भार बानी के ऊपर नहीं दिया था और साथ ही वह अपने दोनों हाथ बानी के इर्द गिर्द रखकर बानी के होठों को पैशनेटली चूम रहा था। 5 मिनट के बाद वो बानी के होठों को छोड़कर अपने होठों को उसकी गर्दन पर रखकर उसकी गर्दन को रब करने लग जाता है, जिसके कारण बानी को उसकी गर्दन पर गुदगुदी सी महसूस होती। तभी बानी अबीर को रोकते हुए बोलती है, अबीर, क्रिस अभी भी सोया है, वह अभी भी जाग सकता है। तो अबीर एक पल के लिए रुक जाता है, उसके बाद उससे बोलता है, जान ऐसे ही लेटे रहना, मैं अभी आया। उसके बाद वह बानी के ऊपर से उठ जाता है और रूम से बाहर निकल जाता है और फिर क्रिस के रूम में जाकर देखता है क्रिस बेड के नीचे वाले हिस्से में सोया हुआ था और अबीर उसको देखकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद दोनों पिल्लों को उसके इर्द गिर्द लगा देता है तो क्रिस नींद में बेड से नीचे गिर न जाए। उसके बाद वो उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे पर अपना माथा जोड़कर उसके गाल पर अपने होंठ रखकर उसके गाल को चूमते हुए बोलता, मैं जानता हूँ बच्चा कि तुम्हारे मन में अपने पापा के लिए बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन मैं अभी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। लेकिन जल्द ही वह दिन भी आएगा जब हम तीनों एक साथ बाकी आम फैमिली की तरह सड़कों पर घूम सकेंगे और मस्ती कर सकेंगे। तब कोई भी हमें रोकने वाला नहीं होगा और ना ही मैं किसी की बुरी नज़र हमारी फैमिली पर पड़ने दूंगा। उसके बाद वह उसके माथे को चूमकर वहाँ से निकल जाता है और जाने से पहले एक बार क्रिस का डोर अच्छे से लगा देता है ताकि क्रिस आराम से सो सके। उसके बाद वह अपने रूम में जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे मुड़कर अपने सामने का नज़ारा देखता तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता, क्योंकि उसके सामने बानी खड़ी थी जिसे ने इस समय बहुत ही ज़्यादा सेक्सी सी नाइट पहनी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थी। वहीं बानी अबीर को देखकर एक टेढ़ी मुस्कुराहट देती है। वह इस समय बिल्कुल बदली बदली सी लग रही थी। बानी बड़े ही सिलेक्टिव तरीके से चलते हुए अबीर के पास आती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वहीं अबीर का मुँह खुला हुआ था तो बानी अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसके मुंह को बंद करके उसके गाल को चूम लेती। वहीं अबीर उसको देखकर मुस्कुरा देता है। तभी बानी उसके गले में अपने दोनों बाहें डालकर उसे बोलती है, क्या आज मिस्टर प्रेसिडेंट मेरे साथ प्यार भरी रात गुजारना चाहेंगे? वहीं अबीर जैसे ही बानी की बात सुनता है तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, क्योंकि वह पहली बार बानी को बोल्ड अवतार में देख रहा था। बानी इस समय बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके मेकअप के नाम पर लिपस्टिक लगा रखी थी और साथ ही उसने रेड कलर की नाइटी पहनी हुई थी जिसमें उसकी बॉडी पार्ट साफ दिख रहे थे। अबीर का ध्यान जब बानी की बॉडी पर जाता है तो उसके तन बदन में आग सी लग जाती है। वह अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसकी कमर को पकड़कर खुद से सटा लेता है और फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर अपनी तीसरी उंगली से बानी के बालों को लटों को उसके कान के पीछे करके बोलता है, ऑफ कोर्स आज रात मिस्टर प्रेसिडेंट अपनी होने वाली वाइफ के साथ ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी होने वाली वाइफ पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो सके। बानी जैसे ही अबीर की बात सुनती है तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वह अपने होठों को अबीर के होठों से जोड़ देती है और उसके होठों को हल्का सा चूमकर पीछे हो जाती है। उसके बाद वह बड़ी ही सेडक्टिव आवाज़ में अबीर से बोलती है कि वह तो आपकी परफॉर्मेंस देखकर ही पता चलेगा मिस्टर अबीर सिंह राठौड़, आप अपनी होने वाले वाइफ को खुश कर पाएंगे या नहीं। मैं जैसे बानी की बात सुनता है तो वो अपनी पकड़ बानी की कमर पर कसते हुए बोलता है, यह तो टाइम ही बताएगा जान, ये कौन सेटिस्फाई है और कौन नहीं। लेकिन आज रात की परफॉर्मेंस कुछ अलग होगी, इसलिए बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें रात को सोने नहीं दिया या मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। वहीं बानी उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोलती है, तो फिर देखते हैं। फिर इसी के साथ अबीर बिना वक्त गंवाए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अबीर उसके होठों को चूसते हुए कहता है, अपना एक हाथ उसकी नाइटी के अंदर डालकर उसके सीने पर ले जाता और धीरे धीरे से उसके पेट को सहलाने लग जाता है, जिसके कारण बानी के शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अबीर को नहीं रोकती। वो जो करना चाहता था वह उसे करने देती है। तभी वह अपने हाथ आगे बढ़ाकर अब अबीर के बालों में रख देती है और उसके बालों को सहलाने लग जाती है। अबीर भी धीरे धीरे बानी के सीने को सहलाते हुए अपना एक हाथ उसकी पीठ पर ले जाता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसको महसूस कर बानी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वहीं जब अबीर बानी को देख रहा था और मुस्कुरा देता है, फिर उसके होठों को चूमते हुए उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और उसे अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठ जाता है और उसे वैसे ही चूमते रहता है। 20 मिनट बाद वो उसे छोड़ता है। बानी ने अपने दोनों पैर अबीर की कमर के चारों ओर लपटे हुए थे और अपने दोनों हाथों को उसके गर्दन में डाला हुआ था और वह भी उसी तरह से अबीर से चिपकी हुई थी और उसे चूमे जा रही थी। जब अबीर उसे छोड़ता है तो बानी
अपने होठों को अबीर की गर्दन पर रखती थी और उसकी गर्दन को चूमने लग जाती है, जिसके कारण अबीर बानी को घूर कर देखता है और फिर बानी के बालों में अपना एक हाथ फंसाकर उसके बालों को पीछे कर तरफ खींच लेता है, जिसके कारण बानी अपनी नजरें उठाकर अबीर के चेहरे को देखती है और इस समय अबीर के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अबीर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर बानी की नाइटी को उसके कंधों से नीचे सरका देता है और फिर अपने होठों को बानी के कंधे पर रखकर उसके कंधे को चूमकर काट लेता है, जिसके कारण बानी की सिसकी निकल जाती है तो उसकी पकड़ अबीर पर कस जाती है। आखिर क्या होने वाला है अब आगे? आखिर राहुल क्या करने वाला है रितिमा के साथ में? क्या बानी को सच्चाई पता चल जाएगी कि निम्रत जी इसकी माँ नहीं है? क्या कभी अबीर बानी को सच्चाई बता पाएगा? क्या अबीर और बानी की शादी हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी का अगला चैप्टर है अबीर और बानी का बोल्ड रोमांस और अनिल राजपूत की नफरत। बानी और अबीर दोनों ही इस समय बेड पर बैठे हुए थे। जहां बानी अबीर की गोद में बैठे हुए थी, उसने अपने दोनों टांगों को अबीर की कमर के चारों ओर लपेट रखा था। वहीं अबीर एक हाथ उसकी कमर पर था और एक हाथ उसके कंधे को पकड़े हुए था। उसने उसके कंधे से नाइटी को सरका दिया, जिसके कारण उसका गोरा कंधा रिवील हो गया। अबीर एक बार बानी के चेहरे को ध्यान से देखता है, जिसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और वो अपने दांतों से अपने निचले होठों को काट रही थी। अबीर बानी की हरकत देखकर एविल स्माइल करता है और अपने होठ उसके पूरे कंधे पर रख देता है और धीरे धीरे उसके पूरे कंधे पर अपने होठों को रब करना शुरू कर देता है, जिसके कारण बानी की पकड़ अबीर पर कस जाती है और उसके मुंह से सिसकी निकल जाती है, क्योंकि अबीर का टच बड़ा ही सेडिक्टिव था। तभी अबीर अपना एक हाथ धीरे धीरे उसकी थाई पर ले जाता है और बड़ी ही सेडिक्टिव तरीके से सहलाते हुए बानी के कंधे को चूमने लग जाता है। वहीं बानी जब अबीर के हाथ अपनी थाई पर महसूस करती है तो बानी अबीर का हाथ पकड़कर अबीर को रोकती है, लेकिन अब बानी ने अबीर की जानवर को जगा दिया था तो वो कहाँ रोकने वाला था। अबीर बानी को देखकर डेविल स्माइल करता है। उसके बाद अबीर बानी के बालों को एक साइड करके उसके कंधे पर अपने होठों को चूमने लग जाता है, जिसके कारण बानी की हल्की सी सिसकी निकल जाती है, लेकिन अब वो उसको रोकती नहीं है, बल्कि अपने हाथों को उसकी शर्ट के अंदर ले जाकर उसके एब्स को सहलाने लग जाती, जिसका एहसास पाकर अबीर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। अबीर बानी के चेहरे को गौर से देखता है, जिसका चेहरा लाल पड़ गया था, लेकिन फिर भी बहुत ही सेडिक्टिव अपने होठों को अपने दांतों से काटते हुए अपनी नशीली आंखों से उसे ही देखे जा रहा था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का अगला चैप्टर, जिसका टाइटल है अबीर और बानी का बोल्ड रोमांस और अनिल राजपूत की नफरत। कहानी में अब आगे बानी और अबीर दोनों ही इस समय बेड पर बैठे हुए थे। जहाँ बानी अबीर की गोद में बैठी हुई थी, उसने अपनी टांगों को अबीर की कमर के चारों ओर लपेट रखा था। वहीं अबीर एक हाथ उसकी कमर पर था और एक हाथ उसके कंधे को पकड़े हुए था। उसने उसके कंधे से नाइटी को सरका दिया, जिसके कारण उसका गोरा कंधा रिवील हो गया था। अबीर एक बार बानी के चेहरे को ध्यान से देखता है, जिसने अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और वो अपने दांतों से अपने निचले होठों को काट रही थी। अबीर बानी की हरकत को देखकर डेविल स्मेल करता है और अपने होठ उसके पूरे कंधे पर रख देता है और धीरे धीरे उसके गोरे कंधे पर अपने होठों को रब करना शुरू कर देता है, जिसके कारण बानी की पकड़ अबीर पर बहुत ज़्यादा कस जाती है और उसके मुंह से सिसकी निकल जाती है, क्योंकि अबीर का टच उसे बहुत ज़्यादा सेडक्टिव कर रहा था। तभी अबीर अपना एक हाथ धीरे धीरे उसकी थाई पर ले जाता है और बड़ी ही सेडक्टिव तरीके से सहलाते हुए बानी के कंधे को चूमने लग जाता है। वहीं बानी जब अबीर के हाथ अपनी थाई पर महसूस करती है तो बानी अबीर का हाथ पकड़कर अबीर को रोकती है, लेकिन अब बानी ने अबीर के जानवर को जगा दिया था तो वो अब कहाँ रुकने वाला था। अबीर बानी को देखकर डेविल स्मेल करता है। उसके बाद में अबीर बानी के बालों को एक साइड करके उसके कंधे पर अपने होठों से चूमकर उसके कंधे पर बाइट कर देता है, जिसके कारण बानी की हल्की सी सिसकी निकल जाती है, लेकिन अब वो उसको रोकती नहीं है, बल्कि अपने हाथों को उसकी शर्ट के अंदर ले जाकर उसके एब्स को सहलाने लग जाती है, जिसका एहसास पाकर अबीर अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वे बानी के चेहरे को गौर से देखता है, जिसका चेहरा लाल पड़ गया था, लेकिन फिर भी बहुत ही सेडिक्टिव अपने होठों को अपने दोनों दांतों से काटते हुए अपनी नशीली आंखों से उससे ही देखे जा रही थी। फिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर अपने अंगूठे
से बानी के गाल को सहलाने लग जाता है। उसके बाद वह बड़े ही सटेक्टिव तरीके से धीरे धीरे अपना चेहरा बानी के चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाता है और फिर उसके होठों को अपने दांतों से बानी के दांतों से उसके होठों को छुड़ाता है और उसके होठों को अपने होठों के ब्लॉक कर देता है और उससे बहुत ही जेंटली और प्यार से किस करने लग जाता है, जैसे कि वह बानी को अपने प्यार का एहसास कराना चाहता है। और धीरे धीरे वह बानी की नाइटी को डोरियों भी खोल देता है, जिसके कारण बानी की नाइटी की डोरियाँ खुलते ही बानी की क्लीवेज साफ साफ दिखाई देने लग जाती है। अबीर अपने एक हाथ से बिना देखे वहाँ पर रख देता है और अपनी उंगलियों से बहुत ही सडकली उसके क्लीवेज को सहलाने लग जाती है, जिसके कारण बानी कांप जाती है और उसकी पकड़ उसके कंधे पर कस जाती है। अबीर अपनी आंखों से बानी की नस्ली आंखों को देखे जा रहा था, वहीं बानी भी अबीर को ही देखे जा रही थी। बानी जब अबीर को इतना जेंटल किस करते हुए देखती है तो वो उसे देखते ही रह जाती है। वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वह ही अबीर को साथ देने लग जाती है। दोनों के एक दूसरे के होठों को बहुत ही प्यार से चूम रहे थे और साथ ही साथ अपने हाथों को एक दूसरे की बॉडी पर सहला रहे थे। अबीर बानी को चूमते हुए उसकी नाइटी को पूरी तरह से उसकी बॉडी से अलग कर देता है। इस समय बानी उसकी आंखों के सामने अपने अंडरगारमेंट्स में थी। अबीर बानी के होठों को चूमते हुए उसे वैसे ही पेड़ पर लेटा देता है और फिर उसके होठों को काट कर छोड़ देता है। वो बानी के ऊपर से उठकर एक बार बानी के ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता है। वहीं बानी अबीर की नज़रों को इस तपस बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो अबीर को एक बार देखती है, उसके बाद बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है। वहीं अबीर बानी को देख कर टेढ़ी स्मेल करता है और फिर अपने कपड़े उतार कर बेड के ऊपर लेट जाता है और उसकी टांगों के बीच अपना शरीर फंसाकर अपनी हंस भरी नज़रों से ध्यान से बानी के चेहरे को देखता है। उसके बाद खुद उसके ऊपर झुककर अपने होठों को उसके पेट पर रखकर उसके पेट को चूमने लगता है और अपनी गर्म जीभ से सक करने लग जाता है। वही बानी के हाथ अबीर के बालों में चल रहे थे। बानी अबीर के बालों को अपनी मुट्ठियों में भरकर खींच ले रही थी। वही अबीर उसके पेट को चूमने के साथ साथ मीठे भी कर रहा था। इसके कारण बानी बड़ी मधोस भरी आवाज़ें निकाल लेती, जिनको सुनकर अबीर और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। अबीर बानी के पेट से होते हुए नीचे की तरफ झुकते हुए अपने होठों को उसकी थाई के ऊपर रखकर उसे चूमने लग जाता है और उसके दूसरे हाथ से उसकी दूसरी थाई को सहलाने लग जाता है। अब बानी छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अबीर ने उसे पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। वो बानी को उसकी थाई पर बाइट करके छोड़ देता है और उसकी गोरी लंबी टांगों को घूमने लग जाता है, जिसको देखकर बानी शर्मा जाती है और बार अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लेती है। अबीर बानी को उसकी पीठ के बल लेटा देता है और उसकी दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर अपने होठों को उसकी पीठ पर चलाना शुरू कर देता है। वो अपने होठों से उसकी बेक से लेकर ऊपर की तरफ जाते हुए चुमने के साथ काट भी रहा था। वहीं बानी पीलों में अपना चेहरा छुपाकर मौन कर रही थी। कुछ ही समय में अबीर अपने दोनों दांतों से बानी के अंडरगारमेंट्स को भी निकाल देता है और खुद को बॉक्सर भी उतार देता है उसको। उसके बाद दोनों को ब्लैंकेट से कवर करके उसे घुमाकर उसके होठों को अपने होठों से लो कर देता है और फिर दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अनिल राजपूत अपने घर पहुंचते हैं तो वो अपने घर का सामान तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं और गुस्से से चिल्लाकर बोलते हैं कि अबीर सिंह राठौड़, इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें इस गलती की बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। तुम्हें मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। सुना है उस लड़की में तुम्हारी जान बसती है। अब देखो मैं तुम्हारी कमजोरी को कैसे फ़ायदा उठाता हूँ। उसके बाद वह रिद्धिमा के पास जाकर उससे बोलता है कि क्या तुम्हारी उससे उसके बाद कोई बात हुई। तो रिद्धिमा अनिल राजपूत के गले लगकर रोते हुए बोलती, नहीं पापा, उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, ना ही अभी तक उसने मीडिया के सामने हमारी शादी का कोई जिक्र किया है। जैसे ही अनिल राजपूत अपनी बेटी की बात सुनते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पर रखा हुआ फ्लावर वास उठाकर नीचे फर्श पर फटकते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उनके दिमाग में एक बात आती है और वह जल्दी से अपने फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करते हैं और जैसे ही फ़ोन कनेक्ट होता है तो सामने वाला हेलो बोलता है। तो अनिल राजपूत उससे बिना कोई हेलो बोले और बिना कोई हालचाल पूछे सीधा उससे पूछते हैं कि वहाँ की हालत क्या है। तो सामने वाला इंसान निराशा से अपना सिर हिलाते हुए बोलता है कि बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं रुक रहा, क्योंकि पूरे सबूत पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनके साबित हो गया है कि वह बेकसूर था। अब कोर्ट भी जल्दी ही फैसला लेने वाला है कि उन्हें
बाईजी बड़ी रिएक्ट किया जाए। जैसे ही अनिल राजपूत उस इंसान की बात सुनते हैं तो गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अब वह कर भी क्या सकते थे। रिद्धिमा की शादी को लेकर इतने ज़्यादा अंधे हो गए थे, उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि अभी कितना ज़्यादा चालाक है। शायद वो इस शादी की ओर में अपने नज़दीकी रिश्तेदार को जेल से बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर रहेगा। वहीं रिद्धिमा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मिस्टर अनिल राजपूत क्या बात कर रहे हैं। तभी वो अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए बोलती, डैड कुछ कीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे हर हालत में वह चाहिए ही चाहिए। जैसे ही अनिल राजपूत अपनी बेटी की बात सुनते तो वो एक जहरीली मुस्कान के साथ उसके गाल को सहलाते हुए बोलते कि तुम चिंता मत करो बेटा, बहुत जल्द वो तुम्हारा होगा, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े मुझे। रिद्धिमा जैसे ही अनिल राजपूत की बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने पिता के गले लगकर बोलती, थैंक यू सो मच डैड, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वहीं अनिल राजपूत रिद्धिमा को अपने गले से लगाते हुए बोलते हैं, पागल लड़की, ये एहसान नहीं है, ये तो मैं खुद के लिए और तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ इसी के साथ। वह रिद्धिमा के माथे को चूम कर उसे खुद से अलग करते हैं। उसके बाद अपनी पत्नी को इशारा से अपने पीछे आने को बोलते हैं तो उनकी पत्नी भी डरते हुए उनके पीछे चली जाती है, क्योंकि वह उनका गुस्सा देखकर पहले ही डरी हुई थी। रिद्धिमा उन दोनों को जाते हुए देखती है, उसके बाद जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो वो अपने बेड पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। जैसे ही वह कुछ सोच ले ही है तो वह एक पल के लिए डर कर कांप जाती है। तभी वह एक नफरत भरी आवाज़ में बोलती, मिस्टर राहुल शुक्ला, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरे साथ ऐसा करके। बस एक बार मैं कोई ऐसी चाल चल दूँ, उसके बाद तुम कभी भी मेरी चुंगल से नहीं बच पाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ सब करोगे, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे और मुझे धमकी दोगे, तो मैं तुम्हारी कठपुतली बन जाऊंगी? क्या होने वाला कहानी में अब आगे? आखिर राहुल शुक्ला क्या करने वाला है रिद्धिमा के साथ में? क्या बानी को सच्चाई का पता चल जाएगा कि नीरजा उनकी माँ नहीं है? क्या अबीर और बानी की शादी हो पाएगी? क्या होने वाला है कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी। और दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का चैप्टर, बाप बेटी का प्यार और अबीर और बानी का रोमांस। शिमला, सुबह के 5 बजे जब बानी की आँख खुलती है तो वह देखती है कि अबीर के सीने पर अपना सिर रखकर सोई हुई है वह, और अबीर भी इस समय उसे टाइटली पकड़कर सोया हुआ है। उसके बाल उसके माथे पर आए हुए थे। इस समय अबीर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। दोनों की बॉडी पर एक गर्म ब्लैंकेट था, लेकिन दोनों की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों की बॉडी एक दूसरे की बॉडी से चिपकी हुई थी, जिसको महसूस कर बानी शर्मा जाती है। फिर धीरे से अबीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है तो अबीर बानी को कसमसाते हुए महसूस कर जल्दी से अपनी आंखें खोल देता है और बानी को देखता है, जो धीरे धीरे अबीर की बाहों को अपनी कमर से हटाने की कोशिश कर रही थी, जिसको महसूस कर अबीर के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी पकड़ उतने ही बानी की कमर पर मजबूत कर देता है और फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद करके वैसे ही लेट जाता है। बानी से जब अबीर की बाहें नहीं हटती तो वह अबीर के चेहरे को घूर कर देखती है, जो आंखें बंद करके लेटा हुआ था, लेकिन वह बानी के चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशन साफ महसूस कर सकता था कि इस समय बानी कितना ज़्यादा चिड़ी हुई है। अपने मन भी मुस्कुरा कर वही बानी जब देखती है कि अबीर अभी भी सोया हुआ है तो अपने मन में सोचती है कि वही अबीर की पकड़ से कैसे छूटे। तभी उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जल्दी से अबीर के सीने पर अपने होठों से उसके एप्स को चलाने लग जाती है, जिसके कारण अबीर की बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है और उसकी पकड़ बानी के ऊपर ढीली हो जाती है, जिसको देखकर बानी के होठों पर जीत वाली मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से उसे छूटकर जैसे ही बेड से नीचे उतरने वाली होती है कि तभी अबीर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड के ऊपर खींच लेता और वहीं बानी की तरफ से खींचे जाने से इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसकी चीख निकल जाती है। इससे पहले कि बानी पूरी तरह से चीखती, अबीर उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर देता है और उसे डीप किस करने लग जाता है। वहीं बानी को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अबीर को ही घूरे जा रही थी, जो कि बानी को किस करने में डूबा हुआ था। बानी जब अबीर को अपने ऊपर महसूस करती तो वो घबरा जाती है कि कहीं अबीर एक बार फिर से ना शुरू हो जाए, इसलिए वह छटपटाना शुरू कर देती है। लेकिन अबीर
फिर भी उसे नहीं छोड़ता। अपनी जीभ को उसके मुंह के अंदर डालकर उसके मुंह के हर कोने का स्वाद चखने के बाद वह उसे छोड़कर बोलता है, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। जैसे ही बनी के कानों में अबीर की मधोसी भरी आवाज़ पड़ती है तो एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रही है। वह अबीर को घूर कर देखती है, फिर अपना चेहरा ऊपर उठाकर अबीर के होठों को खुद के होठों से लो करके जोर से काट लेती है, जिसके कारण अबीर के होठों से खून निकलने लग जाता है। वहीं अबीर तो अपनी आंखें फाड़े बनी को ही दिखे जा रहा था। बानी अबीर का चेहरा देखकर एक एलियन स्मेल करते हुए अबीर को खुद के ऊपर से धक्का देती है, जिसके कारण अबीर बानी के बगल में गिर जाता है और फिर लेटकर बानी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लग जाता है। वहीं बानी अपने एक हाथ पर अपना सिर टिकाकर मुस्कुराते हुए अबीर से बोलती कि गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रेसिडेंट। उसके बाद अबीर की बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करती है। तभी उसकी नज़र उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर नहीं जानी चाहिए थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वहीं अबीर बानी को शर्माता हुआ देखकर चेहरा देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन वहीं बानी अबीर को खुद पर ही मुस्कुराते हुए जल्दी से खुद की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करके बोलती है, आपने मुझे रात को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इसलिए अब आप पूरे 2 हफ्ते तक मेरे करीब नहीं आ सकते। जब अबीर बानी के पास सुनता है तो अपना सीना में हिला देता है, लेकिन फिर एक खतरनाक स्माइल अपने चेहरे पर लाकर बोलता है कि स्वीट हार्ट, इस बार मैं खुद तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तुम खुद मेरे करीब आओगी। इसी के साथ अबीर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर दूसरे रूम में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस रूम में जाता तो उसका ध्यान बेड पर लेटे हुए क्रिस पर जाता है। क्रिस बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था, उसके मुंह से निकल रही थी। ब्लैंकेट उसके ऊपर नहीं था। उसने अपने दोनों पैरों को फैला रखा था और साथ ही अपनी लात मारकर ब्लैंकेट बेड से नीचे गिरा रखा था। इस समय क्रिस बहुत ज़्यादा मासूम लग रहा था। अबीर जब क्रिस को इस तरह देखता है तो वो उसके पास आता है और फिर उसको अपनी बाहों में उठाकर उसे सही से लेटाता है और अपने हाथ से उसके मुंह से निकली हुई लार को साफ करके उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करता है और फिर उसके माथे को चूमकर वॉशरूम में चला जाता है। सुबह के 8 बजे चारों अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता कर ही रहे होते कि तभी अबीर का फ़ोन रिंग करता है। जैसे ही अबीर अपने फ़ोन पर विक्रम के कॉल आते हुए देखता है तो वो जल्दी से कॉल पिक कर लेता है। तो विक्रम सबने कॉल दबा के पूछता है कि क्या हुआ। तो विक्रम अबीर को बताता है, सर हमें अभी के अभी वापस मुंबई के लिए निकलना होगा, क्योंकि राजपूत फैमिली व राठौड़ फैमिली के ये मुश्किलें खड़ी कर रही है। अबीर जैसे ही विक्रम की बात सुनता है तो वह उसे बोलता है कि ठीक है, प्राइवेट जेट रेडी करो, हम 1 घंटे के बाद यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देता। वहीं भानी अबीर से अपने इशारों से पूछती है कि तभी अबीर वानी को इशारों से शांत करके बोलता है। उसके बाद वह शांति से ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। तभी उसके कानों में क्रिस की आवाज़ पड़ती है जो उससे पूछ रहा था कि क्या मिस्टर राठौड़ आप जा रहे हैं। तो अबीर बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। कभी तुम मुझको मिस्टर राठौड़ बोलते हो, कभी तुम खड़ूस पापा बोलते हो। तुम एक नाम सोच लो कि तुम मुझे किस नाम से बोलना चाहते हो। अबीर की बात सुनकर क्रिस अपनी एक उंगली अपनी गाल पर टेक करते हुए बोलता है कि बात और सही कह रहे हैं, तो ठीक है, फिर मैं आपको आदित्य कलूज पापा ही बुलाऊंगा, ये सबसे अच्छा ही लगेगा। अबीर जब क्रिस की बात सुनता है तो अपना सिर हाँ में हिला देता है, जिससे बोल रहा है कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद सभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी हॉल में चले जाते हैं। तभी अबीर उन सबसे बोलता है कि मुझे अभी के अभी मुंबई के लिए निकलना होगा, वहाँ पर कुछ अर्जेंट काम आ गया है। तो बानी अबीर से पूछती है कि अबीर क्यों। तो अबीर बानी से बोलता है कि तुम जानती हो कि मेरी पोजीशन क्या है, इसके लिए बहुत सारे काम भी होते हैं जिन्हें पूरे मुझे ही करना होता है, और मैं 2 दिनों की छुट्टी पर था तो काम भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, और ऊपर से राजपूत में भी कुछ मुश्किलें खड़ी कर रही है, तो मुझे जाकर उन मैटर्स को भी संभालना है। तो 2 दिनों में लटके हुए हैं, इसलिए तुम जब तक चाहो अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। जब तुम्हें मुंबई आना हुआ तो तुम मुझे बता देना, मैं विक्रम से बोलकर तुम्हारे आने का इंतज़ाम कर दूंगा। बानी अबीर की बात सुनकर अपना सिर हाँ में खिला देती है। तभी नीमराज की बानी से बोलती है कि जाओ जाकर अबीर के एयरपोर्ट पर छोड़ कर आओ। बानी अपनी माँ की बात सुनकर अपना सिर खिला देती। उसके बाद अबीर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती। वहीं जैसे ही अबीर
क्रिस को देखता है जो अपने होठों को भावुक बनाते हुए उसे ही देख रहा था। तो वो अपने घुटने के बल बैठ कर उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम आज मेरे जाने से खुश नहीं हो? तो क्रिस अपने होठों को पाउट बनाते हुए बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर आप यहाँ पर नहीं होंगे तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ। नहीं तो आप मुझे हमेशा रोकते ही रहते हो। फिर आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। वही बनी हुई निम्रत जी क्रिस की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अमीर क्रिस की बात सुनकर उसे घूरता है। उसके बाद वह अपने एक हाथ आगे बढ़ाकर क्रिस को पकड़ता और उसे गले से लगाकर उसके सिर को सहलाते हुए बोलता, तुम यहाँ पर रहकर ज़्यादा बिगड़ मत जाना और ज़्यादा शरारत मत करना, अपनी मोम और अपनी नानी को परेशान मत करना। जल्द ही मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आ जाऊँगा। क्रिस आज बहुत खुश था। अभी ने आज उसे गले से जो लगाया था वह भी अपनी दादी दोनों बाहों को उसके गले में डालकर उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर बोलता, रोज पापा मैं आपको बहुत मीठ करूँगा और ना ही मैं आपको इंडियन से कभी दूर करूँगा, लेकिन हाँ याद रखना कि वहाँ जाकर मेरे लिए कोई छोटी इमाम मत लाना। अबीर की बात सुनकर अबीर क्रिस की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। उसके बाद वह उसे छोड़ देता है। आधे घंटे के बाद अबीर और बानी दोनों ही अबीर की कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। इस समय अबीर ने बानी को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। वहीं बानी अबीर की शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी, जिसके कारण अबीर के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराती हुआ अपने होठों को नीचे झुकाकर बानी के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किसन के साथ चूमने लग जाता है। वह अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसके सीने पर रख देता है तो उसके सीने को प्रेसेस करता है, जिसके कारण बानी की सिसकियाँ निकलने लग जाती है। लेकिन ये आवाज़ें उसके मुंह के अंदर ही रह जाती क्योंकि अबीर ने उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया था। वहीं आगे की सीट पर बैठा हुआ विक्रम और ड्राइवर दोनों ही पसीने से भीगे हुए थे, क्योंकि वो अच्छे से पीछे की सीट पर हो रही हलचल को महसूस करते हुए शर्म से पानी पानी हुए जा रहे थे। वो लोग आज पहली बार अबीर को इतना रोमांटिक होते हुए देख रहे थे। इसी तरह से जब तक उनकी कार एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचती उनको ये टॉर्चर सहना पड़ता और वहीं अबीर और बानी का रोमांस पूरे रास्ते चलता रहता है। जब कार एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो अबीर बानी के ऑटो को छोड़ देता और अपना ख्याल रखने को बोलकर निकल जाता है। वहीं बानी उसे जाते हुए देखती रहती है। आखिर क्या करने वाला है आप आगे, आखिर राहुल क्या करने वाला है रितिमा के साथ? क्या बानी को सच्चाई पता चल पाएगी कि निम्रत जिसकी माँ है या नहीं है? क्या कभी अबीर बानी की सच्चाई जान पाएगा? क्या अबीर और बानी की शादी हो पाएगी? जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। कहानी का अगला चैप्टर है धोखा, एहसास, अबीर और बानी का रोमांस। अबीर के जाने के बाद बानी अपने घर पर आ जाती है और वो देखती है कि उसकी माँ घर का काम कर रही है। तो वह जल्दी से आकर अपनी माँ को सोफे पर बैठाते हुए बोलती है, माँ तुम काम करना छोड़ो और जहाँ बैठो। उसके बाद वह उसे बोलती है, आज का सारा काम मैं खुद कर लूँगी। निम्रत बानी को रोकते हुए बोलती है, नहीं तुम आराम करो, आज का काम मैं कर लूँगी। लेकिन बानी अब उनकी बात कहाँ मानने वाली थी, लेकिन इसलिए वह खुद घर की सफाई करने लग जाती है। पहले वह अपना और क्रिस का रूम साफ करती है। उसके बाद जिस रूम से अबीर रुका हुआ था उस रूम को अच्छे से साफ कर देती है और वहाँ अबीर का एक ब्लेजर रह गया था। बानी उसको उठाकर अपने गले से लगा लेती है, फिर उसे चूम लेती है। तभी उसके पास क्रिस आता है जो उसे पूछ रहा था, मैं कहीं बाहर करने के लिए जाऊँ क्या? तो बानी उसे जाने को बोल देती है। उसके बाद वह बाकी का काम करने लग जाती है, जैसे ही वह अपनी माँ के कमरे की साफ सफाई कर रही होती है। और तभी उसकी नज़र अपनी माँ की अलमारी में रखे हुए एक छोटे से ब्लैक कलर के बुक्स पर जाती है, जो कि एक बहुत ही पुराना बुक्स था, लेकिन उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक था। उसको देखने के लिए बानी क्यूरियस हो जाती है और फिर उस बॉक्स को लेकर पेड़ पर बैठ जाती है और उसको खोल देती है। बानी उस बॉक्स को खोल कर देखती है तो उस बॉक्स के अंदर के सामान को देखने लगती है। वो उसके अंदर के सामान को देखकर हैरान रह जाती है। उस और साथ में एक जेड पेडेट जो कि बहुत ही यूनिक डिजाइन से बना हुआ था, उसी के साथ काले रंग के कपड़े को निकालती है और उसके बाद उसे अच्छी तरह देखने लगती है। वो कपड़ा 1 मीटर से भी कम था और फिर उसके बाद वो उस जेड पेडेट को निकालती है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। बानी उस जेड पेडेट को चारों ओर घुमा घुमा कर ध्यान से देख रही थी, लेकिन जैसे ही वह उस पर लिखा हुआ नाम पढ़ने की कोशिश करती है तभी निम्रत जी रूम में आ जाती है। वह जैसे बानी के हाथों में काले रंग का कपड़ा और जेड पेडेट को देखती है तो घबरा जाती है और जल्दी से
बानी के पास आती है, रीनी बेटी को उसके हाथों से छीन लेती है, जिसके बाद बानी तो शौक हो जाती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी माँ को देखने लगती है। तभी उसके कानों में निमरेजी की आवाज़ पड़ती है, जो बोल रही थी, तुम क्या कर रही हो? ऐसे तो तुमको कितना टाइम लग जाएगा साफ सफाई करने में? तो बानी निमरेजी से बोलती है कि माँ, ये बेनेट किसका है? तो निमरेजी बानी को टालते हुए कहती है कि ये बेनेट तुम्हारा है। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया था, और ये वो लाल रंग का कपड़ा है जिसमें मैंने तुमको लपेटा था। हालांकि निमरेजी बानी को ये सब बता रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ थी जो उनके साथ नहीं दे रही थी। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। बानी अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें शांत करते हुए बोलती है कि माँ, क्या हुआ है? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? तो निमरेजी बोलती है कि अरे, मैं कहाँ घबराई हुई हूँ, मैं तो बस अभी अभी रूम में आई हूँ। बस अभी मुझे थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। बानी को कुछ तो अजीब लगता है, लेकिन फिर वह सोचती है कि वह ज़्यादा ही सोच रही है, इसलिए वह अपनी माँ को बोलती है कि ठीक है, मैं बाकी का काम निपटा देती हूँ, उसके बाद हम दोनों मार्केट चलेंगे। निमरी जी भी अपना सिर हाँ में हिला देती है। उसके बाद बानी बाकी का काम निपटा कर निमरी जी के रूम में चली जाती है। वहीं बानी के जाने के बाद निमरी जी अपने दिल पर हाथ रख लंबी से और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है और बोलती है कि मैं तुमको उस सच तक नहीं पूछने दूंगी, मेरे बच्चे जिसको मैंने सालों तक दफन किया था, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी, मैं उसको कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आने दूंगी, और ना ही मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू आने दे सकती हूँ। मुझे पता है, अगर तुम्हें ये सच पता चला कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो तुम टूट जाओगी। उसके बाद वह अपने अतीत के बारे में सोचने लग जाती, जब उनकी और मिस्टर सहगल की शादी हो गई थी और वो जब 3 बार माँ बनने वाली थी, लेकिन कभी भी वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि 6 मंथ के बाद ही उनको अपना बच्चे का ऑपरेशन करवाना पड़ जाता था, क्योंकि उनका बच्चा बढ़ता ही नहीं था। वही बानी की दादी निमरजी से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि वह उनके परिवार को एक वारिस भी नहीं दे पा रही थी। जब आखिरकार वह तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, तब वह अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से बताती है उनकी इस प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। साथ ही साथ अगर उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा तो वो अपने बच्चे को भी खो सकती थी। वहीं निमरी जी तो डॉक्टर की बात सुनकर घबराई जाती है। साथ ही जब उनकी डिलीवरी होने वाली होती है तो डिलीवरी के समय वानी की जगह वो निमृत जी की खौफ से जन्म लेने वाली थी, वह जन्म लेते हुए ही मर गई थी, जिसके कारण निमृत जी बिल्कुल टूट गई थी। एक तरफ उनका बच्चा था और एक तरफ उनका प्यार और परिवार था, जो कि अपने बच्चे का इंतजार कर रहा था। लेकिन निमृत जी को पता था कि अगर उसकी सास को पता चला कि इस बार भी उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है तो उसकी सास उसको घर से निकाल देगी। वो इस समय रो ही रही थी कि तभी उनके कानों में एक नर्स की आवाज़ पड़ती है, जो दूसरी नर्स से बात कर रही थी। किसी दुनिया है, आज एक और बच्चे का जन्म हुआ है, लेकिन उसकी माँ उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चली गई है। उस बेचारे के पास ना तो माँ है और ना ही पिता। जैसे ही निमृत जी उस नर्स की बात सुनती तो उनकी आंखों में एक खुशी की चमक आ जाती और साथ ही साथ वह उस बच्चे के लिए सोच रही थी, जिसे कि माँ बाप उसे अकेला छोड़कर हॉस्पिटल से चले गए थे। निमृत जी जल्दी से नर्स को बोलती है कि सुनिए। नर्स निमृत जी की बात सुनकर उनके पास चली जाती है। निमृत उस नर्स से पूछती है, तुम अभी क्या बात कर रही थी? तो नर्स उनको बता देती कि कैसे आज एक और डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई थी। उस बच्ची को उसके माँ बाप हॉस्पिटल में खड़ा छोड़कर चले गए। जैसे ही निमृत जी ये सुनती है तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? तो वो नर्स बोलती है कि बोलिए। तो निमृत जी नर्स से बोलती है, आज मैंने भी एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन मेरी बच्ची भी दाही होते ही मर गई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस बच्ची को मेरे मरे हुए बच्चे के साथ बदल दो। मैं अपने बच्चे को तो नहीं बचा पाई, कम से कम मैं उस बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँगी। जैसे ही नर्स उनकी बात सुनती है तो वो पहले घबरा जाती है, लेकिन फिर कुछ सोच कर कि बात तो बिल्कुल सही है, एक बच्ची को एक परिवार मिल जाएगा और उसे एक नाम मिल जाएगा। अगर नहीं उसे नहीं बदला तो पता नहीं उसे इस कल की दुनिया में कहाँ कहाँ ठोकरें खानी पड़ सकती है। इसलिए वो निमृत जी की बात मान जाती है और छुपते छुपाते उस बच्ची को निमृत जी की मरी हुई बेटी के साथ बदल कर देती है। फिर उस बच्ची का नाम उन्होंने बानी रखा था, जो कि अपने परिवार की चहेती बन गई थी। लेकिन उसके बाद भी निमृत जी का और बानी के पिता का रिश्ता सिर्फ 6 साल तक ही बना रहा, क्योंकि 6 साल बाद उन्हें मिस्टर सहगल के धोखे के बारे में पता चला था कि वो उन्हें धोखा दे रहे हैं और उनकी एक और बेटी है। इसलिए उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्हें डाइवोर्स दे दिया था। लेकिन बानी की कस्टडी उन्हें नहीं मिली थी, जिनका उन्हें हमेशा अफसोस था। निमृत जी इस समय अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उनके कानों में क्रिस की आवाज़ पड़ती है, जो उन्हें बुला रहा था। निमृत जी क्रिस की बात सुनकर जल्दी से उस बॉक्स में
जेड पीरियड को उस काले रंग के कपड़े को रख देती है और फिर उसे लॉक करके अलमीरा में अच्छे से रख देती है। उसके बाद वो अपना एक शॉल लेती है और फिर रूम से निकल जाती है। जैसे ही वो रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि बानी और क्रिस दोनों एक कॉल में बैठे हुए और उनका ही इंतजार कर रहे थे। तभी क्रिस की नज़र अंग्रेजी पर पड़ती है तो वह उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोलता है, नानी माँ जल्दी चलो ना, हमें जल्दी जाना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। तो मुझे क्रिस की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उसके बाद तीनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर